हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रुप ऑफ होम साइंस में। तो आज हम अपने यूट्यूब चैनल का नया वीडियो लेकर आए हैं, नेक्स्ट वीडियो, जिसमें बहुविकल्पी के रूप में प्रतिदिन अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, छांट छांट के, जो एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है टॉपिक्स, जिनसे अक्सर पूछे जाते हैं। टीजीटी पीजीटी एग्जाम हो, या आईसीआर का नेट जेआरएफ हो, या यूजीसी का नेट जेआरएफ हो, या असिस्टेंट प्रोफेसर्स का एग्जाम हो, सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराते हैं। तो आप लोग सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए देखते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सीरीज में 11 मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, और आप लोग उसमें से चाहें जितने क्वेश्चन बना सकते हैं, क्योंकि हम डिफाइन करेंगे, डिटेल में बताएंगे हर क्वेश्चन, हर ऑप्शन के बारे में। तो आप लोग अपना पेन और कॉपी लेकर बैठें, नोट करते जाएं वो चीज़ें जो हम बोलते हैं, जो क्वेश्चन में नहीं होती हैं, जो हम ओरली बोलते हैं, उनको आप लोग ध्यान से नोट करते जाएं। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग शीप। लिविंग शीप मतलब एक जिंदा भेड़ से जो ऊन प्राप्त करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हिंदी वाले ध्यान दें, जिन लोगों को इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आज दोनों भाषाओं में क्वेश्चन है, हिंदी और इंग्लिश में। तो यहाँ पे देखें, निम्नलिखित में से किसे जीवित भेड़ से प्राप्त किया जाता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन ए है फ्लैनल, बी फ्लीस, सी फेल्ट और डी मोयर। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा फ्लीस। फ्लीस जो होती है वो जीवित भेड़ की ऊन से प्राप्त किया जाता है। और पुल्ड वूल भी होती है। पुल्ड वूल किससे प्राप्त करते हैं? जो स्लॉटर्स में जो भेड़ें जाती हैं, जैसे जिनका कटने के लिए जाती हैं, जो कुछ भेड़ें जो डेड हो गई कोई, तो उनकी जो ऊन निकाली जाती है उसको स्किन वूल भी बोलते हैं। स्किन वूल, पुल्ड वूल को डेड शीप से प्राप्त किया जाता है। और फ्लैनल क्या होता है? ये फ्लैनल जो होता है, ये निटिंग वूलन फैब्रिक होता है, ध्यान रखिएगा इसको। निटिंग वूलन फैब्रिक इज कॉल्ड फ्लैनल। और फेल्ट क्या होता है? यहाँ पे जो इंटरलॉकिंग के द्वारा जो वूल के कुछ थोड़े छोटे रेशा बच जाते हैं, तो उनको हम किसी न किसी गमी सब्सटेंट और हाई प्रेशर के द्वारा कुछ बना देते हैं, कहीं यूज करने के लिए उनको, जैसे टेबल क्लॉथ्स के रूप में कहीं हो गए जो यूज होते हैं, या कहीं कोट में देखे होंगे ऊपर जो रेसे लगे होते हैं, उन सब चीज़ों में ये, तो वहाँ पे फेल्ट का यूज होता है। और मॉयर का होता है मॉयर जो होता है, ये एक प्रकार का इफेक्ट होता है जो किसी भी कपड़े में या फैब्रिक में प्रिंटिंग के द्वारा दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 4 क्वेश्चन अच्छे से डिफाइन करके बता दिए, चारों ऑप्शन को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैकेजेस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ असेप्टिक पैकेजिंग। असेप्टिक पैकेजिंग, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी पैकेजिंग अपूर्तित पैकिंग का उदाहरण है? 4 ऑप्शन है यहाँ पे। टेट्रा पैक बॉक्सेस, टेट्रा पैकिंग, या पेपर बैग, एल्यूमिनियम फॉयल, ऑल ऑफ द एबव। 4 ऑप्शन है यहाँ पे। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो होगा वो कौन सा होगा? यहाँ पे सही ऑप्शन है वो टेट्रा पैक बॉक्सेस है, क्योंकि टेट्रा पैक बॉक्सेस में जो असेप्टिक पैकेजिंग होती है वो की जाती है। असेप्टिक पैकेजिंग होती है क्या है? जो कमर्शियल फूड पैकेजिंग हम बोलते हैं इसको, या जो आइटम्स मतलब हम पैकेज कर रहे हैं, तो वो करने के पहले भी कंटामिनेटेड ना हो और करने के बाद भी फूड कंटामिनेटेड ना हो। ऐसे बॉक्सेस या ऐसे चीज़ें जिनको हम स्टेराइल कर सकें पहले, तो उनमें ये एसेप्टिक पैकेजिंग की जाती है। ये बेसिकली जैसे जूस आते हैं जो पैकेजिंग वाले, मिल्क हो गया, बॉटल मिल्क जो आता है, ट्रॉपिकाना जूस हो गया, फ्रूटी हो गया, इन सब में ये टेट्रा पैक बॉक्सेस होते हैं, ये टेट्रा पैकेजिंग की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ मार्केटिंग मिक्स। ये एफआरएम का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है नेट के एग्जाम में, आईसीआर का हो, या ध्यान रखिएगा यहाँ पे इस पे 4P भी बोलते हैं कि 4P ऑफ मार्केटिंग कौन कौन से होते हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट है, दूसरा है प्लेस, तीसरा है प्राइस, और चौथा है नन ऑफ द अबव। है क्वेश्चन की वो थोड़ा टेक्निकल भाषा है, टेक्निकल क्वेश्चन है, क्योंकि नॉट अ फैक्टर ऑफ मार्केटिंग मिक्स लगा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु बाजार मिश्र में शामिल नहीं है? अब देखते हैं, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस एंड प्रमोशन, ये सारे तो मार्केटिंग मिक्स के ही हैं। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो
डी होगा यहाँ पे, नन ऑफ द एबव। ध्यान रखिएगा, थोड़ा इसको समझ के पढ़िएगा क्वेश्चन, क्योंकि नॉट अ फैक्टर ऑफ मार्केटिंग मिक्स पूछा है, बट यहाँ पे जो है वो फैक्टर ही है तीनों। और चौथा ऑप्शन में दिया नहीं है यहाँ पे, अगर प्रमोशन होता तो वो भी फैक्टर ही होता है। प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस एंड प्रमोशन, ये 4P ऑफ मार्केटिंग है। इसमें बहुत से क्वेश्चन बनेंगे आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा चौथा क्वेश्चन। फिश डायग्राम इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। फिश डायग्राम का प्रयोग किस लिए किया जाता है या किसके लिए किया जाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जैसे पाथवे चार्ट और ये सब विभिन्न प्रकार के जो चार्ट होते हैं, वैसा ही एक फिश डायग्राम भी होता है। इसका यूज किस में किया जाता है। पहला ऑप्शन देखते हैं, कम्युनिकेशन। दूसरा है टू नो अबाउट द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ एनी प्रॉब्लम। तीसरा ऑप्शन है सी, टू सी द राइज इन द वैल्यू विद द इंक्रीज इन द सेल। और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई नहीं। हिंदी वाले भी ध्यान दें, वो आप लोग हिंदी में पढ़ दें अपना अच्छे से। तो फिश डायग्राम का जो यूज होता है यहाँ पे, वो होता है ऑप्शन बी यहाँ पे सही है, टू नो अबाउट द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ एनी प्रॉब्लम। क्योंकि जो कोई कंपनी या प्रोडक्ट बनाती है या किसी भी तरीके से कोई काम कर रहा है, तो उसमें जो कॉजेज एनालिसिस टूल होते हैं इनको, तो वो फिश डायग्राम के भी द्वारा ही समझाए जा सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसको कैसे हैंडल करना है, कारण उसके और प्रभाव का अध्ययन करना है, तो वो फिश डायग्राम के द्वारा ही देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईली पेरिसेबल फूड। ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा कितने क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे से समझिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य सबसे जल्दी खराब होने वाला है। तो फूड की जो क्वालिटियाँ होती हैं वो हम 3 तरीके से डिफाइन करते हैं। एक पेरिसेबल हो गया, एक सेमी पेरिसेबल हो गया और एक नॉन पेरिसेबल हो गया। ध्यान दीजिएगा इसको। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन है ऑयल, दूसरा ऑप्शन है एग, तीसरा ऑप्शन मिल्क और चौथा ऑप्शन है फ्रूट्स। तो ऑप्शंस के हिसाब से यहाँ पे जो है वो सही ऑप्शन है मिल्क, क्योंकि मिल्क जो है वो हाईली पेरिसेबल होता है। इसको हम 24 आवर्स से रूम टेम्परेचर पे इससे ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, 12 से 24 घंटे तक। और इनमें जो पेरिसेबल फूड होते हैं इसमें सबसे ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट होता है। नोट करिएगा इस क्वेश्चन को कि पेरिसेबल फूड में मॉइस्चर कंटेंट कितना होता है। वो होता है 70 से 90%। 70 से 90% जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो होता है पेरिसेबल फूड में। और कौन कौन से ऐसे फूड होते हैं जो पेरिसेबल फूड होते हैं, जैसे मीट हो गया, मिल्क हो गया, और जितने लिक्विड फूड आइटम्स होते हैं जिनको हम रूम टेम्परेचर पे कितनी देर तक प्रिजर्व कर सकते हैं, वो सब पेरिसेबल फूड होते हैं, जिनको हम 24 घंटे से ज़्यादा प्रिजर्व नहीं कर सकते रूम टेम्परेचर से, ख़राब हो जाते हैं वो। और सेमी पेरिसेबल क्या होते हैं। सेमी पेरिसेबल जो होते हैं इनमें मॉइस्चर कंटेंट जो होता है वो 30 से 60% तक होता है, और इनको हम 1 सप्ताह से लेकर 1 महीने तक एट अ रूम टेम्परेचर पे स्टोर कर सकते हैं। एक कमरे में जितना तापमान रहता है नॉर्मल फूड आइटम जहाँ हम रखते हैं उस पर स्टोर कर सकते हैं 1 वीक टू 1 मंथ तक। तो उनको क्या बोलते हैं, सेमी पेरिसेबल। और इसमें मॉइस्चर कंटेंट कितना होता है, 30 से 60%। ये कौन कौन से होते हैं, कुछ फूड आइटम्स के नाम बताते हैं, उनको ध्यान रखिएगा यहाँ पे। जैसे वेजिटेबल्स हो गया, ठीक है, और नॉन वेजिटेबल्स हो गए, कुछ ऑनियन हो गया, गार्लिक हो गया, और पोटैटो हो गया, टोमेटो हो गया, ये सब क्या है, सेमी पेरिसेबल। और नॉन पेरिसेबल फूड आइटम्स में देखते हैं, नॉन पेरिसेबल क्या होते हैं, इनमें मॉइस्चर कंटेंट जो होता है वो बहुत ही लो होता है। जैसे हम व्हीट को स्टोर करते हैं या राइस को स्टोर करते हैं तो कितना मॉइस्चर कंटेंट होता है, मुश्किल से 12%, 10%, 6%, ऐसे ही हर अलग अलग फूड में, फूड प्रोडक्ट में सब में रहता है मॉइस्चर कंटेंट। तो इसमें जो इनको जो हम स्टोर कर सकते हैं वो विदिन 1 ईयर से मोर देन तक रख सकते हैं इनको हम। 2 ईयर या 1 दिन से लेकर के 1 साल 2 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं रूम टेम्परेचर पे। जैसे शुगर हो गया, और सीरियल्स हो गए, नट्स हो गए, बाजरा हो गया, ग्रेन्स हो गया, तो ये सब कैसे हैं, पल्सेस ग्रेन्स हो गए, ये सब नॉन पेरिसेबल आइटम है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत अच्छे से डिफाइन कर दिया है मैंने इस क्वेश्चन को। आप लोग कभी कंफ्यूज नहीं हो गए, आपने नोट कर लिया इस क्वेश्चन के सारे पॉइंट को। क्वेश्चन नंबर 6वें पे चलते हैं। 6वां है विटामिन ई फंक्शंस एज। 4 ऑप्शन दिए यहाँ पे। विटामिन ई किस तरह कार्य करता है। पहला ऑप्शन है प्रतिऑक्सी कारक, दूसरा है परिरक्षक यानी प्रिजर्वेटिव, और तीसरा है प्रत्यायु कारक एंटी एजिंग एजेंट, और चौथा है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, सही ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि विटामिन ई का जो होता है वो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी हम करते हैं, और
प्रिजर्वेटिव के रूप में भी करते हैं और एंटी एजिंग एजेंट के रूप में भी करते हैं, ठीक है। क्योंकि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में जितना यूज किया जाता है विटामिन ई सब एंटीऑक्सीडेंट के रूप में यूज किया जाता है या प्रिजर्वेटिव। और इनफर्टिलिटी मतलब कि जो बांझपन होता है उसको भी ठीक करने के लिए इसका ही प्रयोग किया जाता है विटामिन ई का। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, यहाँ पे सारे ऑप्शन सही हैं विटामिन ई के जो फंक्शंस हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर सोर्स ऑफ द एनर्जी इन द बॉडी। निम्नलिखित में से शरीर में ऊर्जा के लिए मुख्य स्रोत कौन सा है, यानी कि देह शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, प्रोटीन, फैट, ग्लूकोज एंड ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा कौन सा होगा, मोस्टली यहाँ पे क्या लगा देते हैं, फैट, कि फैट जो है वो बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है, क्योंकि 9 किलो कैलोरी फैट देता है। और प्रोटीन कितना देता है, 4 किलो कैलोरी। और कार्बोहाइड्रेट कितना देता है, वो भी 4 किलो कैलोरी देता है। लेकिन यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है ग्लूकोज, क्योंकि सबसे ऊर्जा का मुख्य स्रोत बॉडी में क्या होता है, वो होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। जो बॉडी के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो सबसे ज़्यादा उसका मुख्य स्रोत जो है वो है ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये आठ आपके सामने। विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द स्विंग मशीन हेल्प टू होल्ड द फैब्रिक स्ट्रेट इन प्लेस। सिलाई मशीन का कौन सा हिस्सा कपड़े को उसकी सीध में रखने का काम करता है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे, जिसने स्विंग मशीन के सारे टूल्स और पार्ट पड़े हुए हैं वो अच्छे से तुरंत लगा देगा। और आप लोगों को सब पता ही होगा स्विंग मशीन के बारे में। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, टेंशन डिस्क, स्पूल पिन, प्रेशर फुट, टेकअप लीवर, यानी कि 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा होगा, यहाँ पे सही ऑप्शन है प्रेशर फुट, क्योंकि जो प्रेशर फुट होता है वो कपड़े को सीधा रखने के लिए प्रयोग किया जाता है, होल्ड रखता है उसको, ठीक है। और जो टेंशन डिस्क होता है वो क्या होता है, ये धागे में जो देखा होगा जब उससे स्पूल पिन से धागा नीचे आता है तो वो बराबर तनाव रखता है धागे में, और तो उसको मतलब ना ज़्यादा लूज होने देता है और ना टाइट रखता है धागे को, ठीक है। तो ये धागे को बराबर बैलेंस रखता है, तनाव रखता है। स्पूल पिन क्या होता है, स्पूल पिन तो जिसमें हम रील फंसाते हैं धागे वाली, उनको स्पूल पिन बोलते हैं। और टेकअप लीवर क्या होता है, ये प्रेशर फुट को उठाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। प्रेशर फुट को अप एंड डाउन करने के लिए टेकअप लीवर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है द कन्वर्जन ऑफ मैसेज इनटू कोड्स इज नोन एज। किसी संदेश को संकेतों के रूप में परिवर्तित करने को क्या कहते हैं। हिंदी वाले ध्यान दें सबसे ज़्यादा, क्योंकि हिंदी में जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है इंग्लिश में, तो उनके लिए हिंदी में भी हम बोल रहे हैं, वो पॉइंट नोट करते जाएं। किसी संदेश को संकेतों के रूप में परिवर्तित करने को क्या कहते हैं। इसमें यहाँ पे 4 ऑप्शन है, मैरिंग, डिकोडिंग या फीडबैक। तो यहाँ से जो सही ऑप्शन है वो क्या है, कोडिंग। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का, जो संदेशों को संकेतों के रूप में परिवर्तित करता है वो है कोडिंग। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन ये रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फूड साइंस का, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू रिड्यूस द लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स ड्यूरिंग कुकिंग ऑफ फूड। मतलब कि भोजन को पकाते समय उसमें होने वाले आवश्यक तत्वों की हानि को कैसे कम कर सकते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं आपके सामने। रिड्यूस द टाइम ऑफ कुकिंग, यानी कि भोजन को देर तक ना पकाकर। दूसरा ऑप्शन है रिड्यूस द यूज ऑफ वाटर इन कुकिंग, भोजन में पानी की मात्रा का कम प्रयोग करके। और तीसरा ऑप्शन है रिड्यूस द सरफेस एरिया ऑफ फूड एक्सपोज्ड, यानी कि भोजन के संपर्क सतह को कम करके। और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो है वो कौन सा है, क्योंकि 3R ऑफ कुकिंग जो होते हैं वो यही होते हैं तीनों। रिड्यूस द टाइम ऑफ कुकिंग, रिड्यूस द यूज ऑफ वाटर इन कुकिंग एंड रिड्यूस द सर्विस एरिया ऑफ फूड एक्सपोजर। ये 3R ऑफ कुकिंग है। और मार्केटिंग के 4P, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन जो 2 क्वेश्चन थे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन, आज की वीडियो का 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन चलते हैं, विच बायोलॉजिकल लिविंग एजेंट इज यूज्ड इन द बेकरी प्रोडक्ट। बेकरी उत्पादों में कौन से जैविक लिविंग कारक का प्रयोग किया जाता है, लिविंग एजेंट का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए आपके सामने, ईस्ट, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर एंड एयर, यानी कि हवा। तो इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है,
लिविंग एजेंट तो सारे हैं, लेकिन बायोलॉजिकल लिविंग एजेंट कौन सा है इसमें? फंगस, जिसको हम ईस्ट बोलते हैं, शुगर फंगस भी बोलते हैं इसको, शुगर मोल्ड भी बोलते हैं। तो ये यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है ए, ईस्ट जो है वो यहाँ पे बायोलॉजिकल लिविंग एजेंट है। एंड बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर कैसे हैं एजेंट? ये हैं केमिकल लिविंग एजेंट। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर जो है वो है केमिकल लिविंग एजेंट। और जो वायु है, हवा है जो, वो बेकरी उत्पादों में किस प्रकार का लिविंग एजेंट के रूप में काम करता है? ये है मैकेनिकल लिविंग एजेंट। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, चारों ऑप्शन आप लोग नोट कर लीजिएगा अच्छे से। बायोलॉजिकल लिविंग एजेंट ईस्ट है, और केमिकल लिविंग एजेंट बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर है, और मैकेनिकल लिविंग एजेंट जो है वो है एयर। ठीक है, तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताएं, और जिनको आवाज़ में प्रॉब्लम हो रही थी कि आज आवाज़ सही है, वो लोग भी कमेंट करके ज़रूर बता दें एक बार, ताकि हम कुछ सुधार कर सकें, क्योंकि हमने अपना कॉलर माइक ही बदल दिया है आज, इसलिए आज सुबह में वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। दूसरा कॉलर माइक मंगाया है, तो हो सकता है आज आवाज़ अच्छी आ रही हो आप लोगों को। अगर कोई प्रॉब्लम होती है ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।